हेलो दोस्तों, मैं कालका ये अकेडमी भोपाल से आपका स्वागत करता हूँ। आज विज्ञान की क्लास है। आज मेरी हिंदी की नहीं क्लास है और ये ऑनलाइन क्लास है। यू कैन सी आवर स्टूडेंट्स जो असंख्य तादाद में बैठे हुए हैं एसआई के। आज हमारी मैडम विज्ञान की क्लास लेंगी आप। और दूसरा बताना चाहूँगा कि हमारा 14 अगस्त से नया बैच शुरू हो रहा है, डेमो स्टार्ट हो रहे हैं और 16 अगस्त से एसआई का नया बैच शुरू होगा, तो आप अपने दोस्तों को भेज सकते हैं। तो अगली आवाज़ हमारी विज्ञान की मैडम की होंगी जो आपको आज विज्ञान पढ़ाएंगे। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, आज हम साइंस में केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में भी आपका जो टॉपिक है तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण, एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स या पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट। अब सबसे पहले तत्व, अगर हम देखें तत्व होता क्या है या एलिमेंट होता क्या है, तो तत्व जैसे आप या फिर यौगिक, परमाणु, अणु होते क्या है। यस, एलिमेंट्स, कंपाउंड, एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यौगिक। आपने देखा होगा यौगिक नाम से यानी कंपाउंड समझ में आ रहा होगा कि कंपाउंड है क्या। कंपाउंड दो तत्व या दो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यानी अगर किसी भी पूरे विश्व में कोई भी पदार्थ है तो वो किससे मिलकर बना है, एलिमेंट्स या परमाणु से। जैसे अगर मैं बात करूं अणु है, अणु किससे मिलकर बना होता है, परमाणु से। और परमाणु ही क्या कहलाते हैं, आपके तत्व कहलाते हैं। अब ये तत्व, अगर हम बात करें तत्वों का वर्गीकरण, तो तत्व क्लासिफिकेशन में क्या किया है, क्योंकि हमारे अभी तक 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। 118 तक अभी तक खोजे जा चुके हैं। तो इन 118 तत्वों को हम अलग अलग कैसे स्टडी करें, कंपेयर में कैसे स्टडी करें, इसलिए इसको एक टेबल फॉर्म में अरेंज कर दिया गया है। तो सबसे पहले इसके अलावा 118 तत्व तो खोजे जा चुके हैं, अभी 4 नए तत्वों की खोज और हो चुकी है। ये 4 न्यू एलिमेंट्स और डिस्कवर हो चुके हैं, जो कि 2016 में क्या हुए हैं, डिस्कवर हुए हैं। अब ये 4 नए एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, निहोनियम। ये 113 नंबर का एलिमेंट है वो निहोनियम है, जो कि अभी खोजा गया है। 115 का है आपका मास्कोबियस। 117 नंबर का है आपका टेंसाइन। और 118 नंबर का है आपका ऑर्गेनिसन। ये 4 एलिमेंट्स, इनका सिंबल होता है NH, MC, TS और OG। बातें मत कीजिए आप लोग, ठीक है। ये 4 तरह के नए एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं। मतलब अब हमारी आवर्त सारणी में कितने एलिमेंट्स हो गए, 122, ठीक है। इसमें से अगर देखा जाए ये सब कब हुए हैं डिस्कवर, 2016 में, यानी लास्ट ईयर इनकी डिस्कवरी हुई है। और 2015 में ये IUPAC द्वारा कंफर्म किए जा चुके थे और 2016 में इनका नामांकन किया गया। ओके, लिख लीजिए इसको। ओके, अब बात करें 122 तत्व, मतलब हमारे पास कितने हो गए, 122 तत्व। इसमें से नेचर से कितने प्राप्त हैं, यानी नेचुरल प्राकृतिक रूप से कितने स्थित है, 92। प्रकृति में कितने अगर एलिमेंट्स देखा जाए कितने नेचर में प्रेजेंट है, तो 92 एलिमेंट्स पूरे नेचर में प्रेजेंट है। और बाकी जो बचे हैं आपके 93 से 122 तक, 120 ये नंबर है, बाकी है कितने, 118 तत्व तक। वो क्या है आपके मैन मेड या कृत्रिम या सिंथेटिक, यानी इनको हमने कहाँ बनाया है। बाकी जो बचे आपके 92 से 122 तक, ये क्या है, सिंथेटिक है। इनको लेबोरेटरी में यानी लैब में बनाया गया है। तो अभी जो 4 डिस्कवर हुए हैं वो भी क्या है, कृत्रिम है, कृत्रिम एलिमेंट है। ये हमारा अभी तक का कि कितने एलिमेंट्स हैं और क्या डिस्कवरी हुई है। ओके, अब सबसे पहले बात आती है तत्व।
तत्व में बताइए एग्जाम्पल क्या होंगे, तत्व या एलिमेंट होते क्या है, या परमाणु। अगर हम तत्व को क्या कह सकते हैं, परमाणु। जैसे आपको पता होगा हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, कैल्शियम, ये सब क्या है, एक तरह के तत्व हैं। ये तत्व है या कह सकते हैं ये परमाणु है, ठीक है। अब ये परमाणु क्या होता है या तत्व क्या होता है, या एटम। एटम क्या होता है, एटम हम मानते हैं ये दुनिया का सबसे छोटा कण है। हम एटम को क्या मानते हैं कि ये दुनिया का सबसे छोटा कण है, ठीक है। पहले इसकी जब पहले सिद्धांत दिया गया था, पहले उसका डिस्कवरी हुई थी, तब ये बताया गया था कि इसको हम विभाजित नहीं कर सकते, यानी ये सिर्फ एक ही कण से मिलके बना हुआ होता है। लेकिन इसके बाद और डिस्कवरी हुई और पता चला है कि जो एटम है वो 3 कणों से मिलके बना होता है, 3 कणों से मिलके बना होता है। अभी ये 3 कण कौन कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन, हिंदी में लिख देती हूँ, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब जो हम अगर देखें दुनिया का कोई भी पदार्थ, जैसे लकड़ी हुआ, मानव, जीव जंतु, पत्थर, स्लेट, बोर्ड, अगर हम सबका देखें, हर चीज परमाणु से मिलके ही बनती है। अगर हम बात करें स्टोन, स्टोन निर्जीव चीज है, और या बात करें कोई जीव या मानव की बात करें, तो ये दोनों बने किससे हैं, इन्हीं परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। यानी अगर हम देखें दुनिया की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, एटम। जब ये एटम आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है, कंपाउंड बनते हैं। इस तरह पूरी एक बड़ी संरचना बन जाती है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब ये 3 जो कण है, ठीक है, पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये हमारा मान लीजिए एटम है, परमाणु है, एटम है, परमाणु है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बताया मैंने, इलेक्ट्रॉन को ई से डिफाइन करते हैं, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अब ये बताइए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे। देखिए किसी भी परमाणु में क्या होती है, कक्षाएं होती हैं। जब मैं आपको परमाणु पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी कैसे क्या कक्षाएं होती हैं। ये परमाणु में कक्षाएं होती हैं, और बीच का जो किसी भी पदार्थ का बीच का क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो या नाभिक, नाभिक में ये नाभिक है और ये क्या है, कक्षाएं हैं, और ये पूरा क्या कहलाता है, आपका एटम कहलाता है। अब जो हमारा इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। पहली बात, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन का कोई भी चार्ज या आवेश नहीं होता। कोई भी अगर वस्तु है उसमें 3 चार्ज होंगे, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या फिर न्यूट्रल होगा, किसी भी पदार्थ को या किसी भी वस्तु को देखने पर। अब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इन कक्षाओं में मूव करता है, मतलब इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का स्थान है। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, इन कक्षाओं में स्थित है। इसके बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं केंद्रक के अंदर, यानी केंद्र में प्रेजेंट होते हैं आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इस तरह से इन 3 कणों से मिलकर बनता है आपका एटम। ओके, अब इसकी डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आता है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी है आपकी जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने कब की है इसकी डिस्कवरी, 1896। बैठ जाइए, बिल्कुल बाद में मत करिए। अगर आपको डाउट आता है आप बाद में पूछ सकते हैं, जो भी आपको डाउट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की है, जे थॉमसन ने 1896 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। बातें नहीं, जल्दी से बैठ जाइए आप लोग। प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज है, इसकी खोज की रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन। अब ये 2 साइंटिस्ट के नाम में क्यों बता रही हूँ, रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने क्या किया है, इनका अगर हम देखा जाए कि इनमें से कौन का, अगर मान लीजिए ऑप्शन में अगर कौन ज्यादा प्रेफर करेगा, मतलब किसको ज्यादा पहले रखेंगे, रदरफोर्ड को, क्योंकि गोल्डस्टीन ने खोज की थी हाँ एक पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव कण प्रेजेंट है नाभिक के अंदर। लेकिन इसको पब्लिश किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था।
इसलिए इसका प्रोटॉन का श्रेय किसको जाता है, रदरफोर्ड को जाता है। लेकिन यदि आपको ऑप्शन में रदरफोर्ड नहीं मिलता है तो आपको गोल्डस्टीन लगाना है। और इसकी डिस्कवरी किस सन में की गई थी, 1919 में इसकी डिस्कवरी की गई थी। इसके बाद आता है हमारा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन यानी नाम से समझ में आ रहा है न्यूट्रल, यानी कोई ना धनावेशित होगा ना ही ऋणावेशित होगा। तो इसकी खोज किसने की है, चैडविक। ये साइंटिस्ट के नेम और उनका ईयर याद कर लेना, किसने किसकी खोज की थी। चैडविक ने की थी आपकी 1932 में। तो ये हमारा सिर्फ परमाणु को बताया कि परमाणु होता क्या है, क्योंकि तत्वों का वर्गीकरण को लेके ये सब आपको क्लियर होना चाहिए कि परमाणु क्या है, क्योंकि परमाणु ही एक तरह से क्या है, तत्व है जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है। अब हम तत्वों को जब हम वर्गीकरण करते हैं तो हम क्या करते हैं, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के आधार पर जमाते हैं। अब इसमें ये भी आता है कि अब एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर होता क्या है, यानी परमाणु क्रमांक और परमाणु भार है क्या। तो देखिए ये यहाँ तक समझ में आया सबको, ओके। अब बात आती है परमाणु क्रमांक की या एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं। यदि हम बात करो एटम का पूछ रहे हैं, मतलब परमाणु का नंबर क्या है। किसी भी परमाणु, जैसे कार्बन का कितना नंबर है, हाइड्रोजन का कितना है, सोडियम का कितना है, सिल्वर का कितना है, तो वो हम कैसे निकालते हैं। पीछे बातें नहीं, पीछे बातें मत कीजिए, ठीक है। एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, किसी भी, देखिए पहले परमाणु की बात हो रही है, परमाणु, ठीक है, ये परमाणु। अब क्रमांक कैसे निकालेंगे, इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं या जितने भी प्रोटॉन हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं जितने भी इसमें प्रोटॉन हैं उनकी कुल संख्या क्या कहलाती है, आपकी परमाणु क्रमांक। अब कुल संख्या का मतलब ये नहीं कि आप इन दोनों को ऐड कर दो, जोड़ दो, क्योंकि किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि यहाँ पे 6 प्रोटॉन है तो 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसा नहीं होगा यहाँ 6 है तो वहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन हो। तो हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉन का कुल संख्या, प्रोटॉन की कुल संख्या क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक। और प्रोटॉन की जितनी संख्या होगी उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन हम परमाणु क्रमांक ज्ञात करने के लिए प्रोटॉन को ही गिनते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ परमाणु क्रमांक कितना है। जैसे अगर मैं बात करूँ कार्बन का परमाणु क्रमांक आपको याद तो होगा कि 6, क्योंकि आपने पढ़ा है, अभी तक वही पढ़ते आ रहे हो इसलिए। लेकिन 6 मतलब यहाँ पर 6 कार्बन का है, मतलब यहाँ पर 6 प्रोटॉन है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है, 1 है, मतलब इसके पास 1 ही प्रोटॉन है। 1 प्रोटॉन है तो 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा, और 6 प्रोटॉन है यहाँ पे तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। यदि मैं बात करूँ सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11, मतलब 11 इसके पास क्या है, प्रोटॉन होते हैं। यानी जितने परमाणु के पास क्या है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन है, या तो हम काउंट किसको करेंगे, प्रोटॉन को करेंगे जो कि धनावेशित कण है। तो जितने इसमें प्रोटॉन है वो उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ परमाणु क्रमांक है क्या। नेक्स्ट, परमाणु भार, एटॉमिक मास। परमाणु भार यानी उसका भार क्या है, मास क्या है। तो एटॉमिक मास क्या होता है, यदि अभी हमने पढ़ा है कि सिर्फ प्रोटॉन की संख्या। अब एटम के अंदर या परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन है प्लस जितने न्यूट्रॉन है, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो परमाणु भार निकल जाएगा। परमाणु भार कैसे निकलेगा, यहाँ पे हमको 2 कणों को जोड़ना है, टोटल प्रोटॉन, टोटल न्यूट्रॉन, ये होगा आपका परमाणु भार। अब मैं इसलिए आपको यहाँ पे परमाणु भार और परमाणु क्रमांक पढ़ा रही हूँ, क्योंकि तत्वों का वर्गीकरण जो किया है, किसी ने परमाणु भार के आधार पर किया है, किसी ने परमाणु क्रमांक के आधार पर। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि परमाणु क्रमांक और परमाणु भार है क्या, आपको ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू बता रही हूँ कि क्या एटम है, क्या परमाणु भार है, क्या एटॉमिक नंबर है। ओके, अब बात करते हैं तत्वों का वर्गीकरण। जैसे अभी मैंने बताया पहले क्या थे, 118 तत्व ज्ञात थे, इसके बाद 4 और हो गए, कितने हो गए, 122 हो गए, जिसमें से 92 क्या है, प्रकृति के नेचुरल हैं, और बाकी क्या है, आर्टिफिशियल या सिंथेटिक या कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। ओके तो सबसे पहले अगर देखा जाए तत्वों का वर्गीकरण किया किसने,
तत्व खोजते गए, लेकिन उनका कैसे किसने क्लासिफिकेशन किया? तो सबसे पहले आए थे डोवे रेनर। देखिए आपको अभी जो क्वेश्चन आते हैं व्यापम में, ये नहीं आता कि तत्वों का आवर्त सारणी का जनक कौन है, हालांकि आ जाते हैं, पर मेन क्वेश्चन क्या आते हैं कि आपको सोडियम, कैल्शियम, लिथियम, पोटेशियम, ये आपको 4 तत्व दे दिए। इनको परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में या आरोही क्रम में जमाइए, अवरोही क्रम में जमाइए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। या आपको आता है सिंबल। अगर मैंने आपसे पूछा मरकरी का सिंबल क्या है, मरकरी आपको पता है Hg है, ठीक है। टंगस्टन का क्या है? टंगस्टन का अगर आप सोचो T से होगा, तो ये T से नहीं होता, ये W से होता है। तो आजकल आपसे या तो तत्वों का आरोही परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में, ऑक्सीकरण संख्या के बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, और सिंबल पूछे जाते हैं, किस तत्व का क्या सिंबल है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन हम क्या स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि किसने क्या किया। तो सारे तत्व क्या थे? बिखरे हुए पड़े थे, मतलब सारे तत्व अलग अलग थे। यदि हमको 2 तत्वों की स्टडी करना होती तो हमें 2 अलग अलग बुक्स लेनी पड़ती थी, जिसमें क्या है, एक में कैल्शियम के बारे में दिया है, एक में सोडियम के बारे में दिया है, और इसकी हम दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते थे। इसलिए हमने क्या करा, एक टेबल फॉर्म में अरेंज कर दिया। जैसे हम हमारे घर में बुक्स की अलग जो होता है हमारा अलमारी, उसमें क्या करते हैं, इंग्लिश की बुक एक साइड रखते हैं, मैथ्स की अलग रखते हैं, साइंस की अलग रखते हैं, रीजनिंग की अलग रखते हैं। ऐसे ही इसमें क्या किया, हमने तत्वों को एक टेबल के फॉर्म में अरेंज कर दिया। बातें क्यों हो रही हैं? टेबल के फॉर्म में अरेंज कर दिया। तो डॉबे रेनर जो पहले साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले तत्वों को वर्गीकरण करने का प्रयास किया। इन्होंने बोला कि तत्वों को, डॉबे रेनर का इसे बोलते हैं त्रिक यानी ट्रिपल सिद्धांत या वर्गीकरण, त्रिक वर्गीकरण। यानी इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को 3-3 के ग्रुप में डिवाइड किया। यानी अगर मैं कहती हूँ हाइड्रोजन, ये मैंने इनको ग्रुप बना लिया, एक फिर 3 एलिमेंट का बना लिया, फिर 3 एलिमेंट का बना लिया। यानी इन्होंने 3-3 एलिमेंट को अरेंज किया। और 3 एलिमेंट को कैसे अरेंज किया, यानी इन दोनों का जो एवरेज निकलेगा, इसका परमाणु भार का, इसके परमाणु भार का, तो वो क्या होगा, लिथियम होगा। सिंपल सा आपको सिर्फ इतना याद करना है, ये मत कीजिए कि इन्होंने 3-3 एलिमेंट को अरेंज किया, ठीक है। इसके बाद आए थे, इन्होंने दिया था, नेक्स्ट था न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। नाम से समझ में आ रहा है, अष्टक मतलब 8 होते। मतलब इन्होंने क्या किया, तत्वों को 8 के ग्रुप में डिवाइड किया, 8 ग्रुप दिया, फिर 8 ऐसे अरेंज करके उन्होंने एक टेबल फॉर्म में अरेंज किया। और इन दोनों ने किस आधार पे किया था, परमाणु भार के आधार पर। परमाणु भार में बता चुकी हूँ कि परमाणु भार होता क्या है। यानी इन्होंने जो तत्वों को जमाया है वो परमाणु भार के आधार पर जमाया है, ठीक है। इनका भी फिर 8 का जो इन्होंने ग्रुप किया था, इसमें क्या होता है, जैसे पहला जो तत्व है और जो 8वां तत्व है, इनमें लगभग समान गुण होते हैं। जैसे हिंदी का सारेगामा पाधानीसा होता है, तो शुरू का सा और पीछे का सा दोनों सेम होते हैं, दोनों का सेम रहता है। ऐसे ही पहला और 8वां तत्व क्या था, समान गुण प्रेजेंट थे उसमें। नेक्स्ट आए हमारे कौन, मैंडलीव। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैंडलीव। तो तत्वों का अगर हम देखें, सर्वप्रथम सही ढंग से वर्गीकरण किसने किया है, मैंडलीव ने। कब किया है, 1869 में। 1869 में मैंडलीव ने तत्वों का सही वर्गीकरण किया है। यानी सबसे पहले मैंडलीव ने तत्वों का वर्गीकरण किया, इसलिए इन्हें आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, आवर्त सारणी का जनक। अब इन्होंने जो तत्वों को जमाए वो किससे उसमें जमाए, देखिए परमाणु भार यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या। तो इन्होंने जो तत्वों को जमाए, पहले जो परमाणु भार था, किसका कम है, फिर उसका ज्यादा है, किसका ज्यादा है, ऐसे उन्होंने जमाए। और इन्होंने अपने आवर्त सारणी में क्या बताया, 7 आवर्त और 9
वर्ग। अभी आवर्त और वर्ग क्या होते हैं? देखिए आवर्त सारणी सबने देखी होगी। कैसी होती है आवर्त सारणी? इस टाइप की होती है। अभी मैं आपको और सिस्टमेटिक बताऊंगी जब मैं इसको और क्लियर करूंगी। तो जो अगर मैं बात करूं ये, अगर मैं इनके नंबर ये वेंट्रिकल लाइन खींचती हूँ तो ये कहलाएंगे आपके ग्रुप। जो वेंट्रिकल लाइन है यानी ऊर्ध्वाधर रेखाएं जैसे ये क्या कहलाएंगे आपके ग्रुप। और ये जो हॉरिजॉन्टल होंगी यानी क्षैतिज लाइन होंगी वो क्या कहलाएंगी? आवर्त कहलाती हैं। तो आवर्त क्या होती है? हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज लाइन, जो कि कितनी है? 1 2 3 4 5 6 और 7। और ये कितनी है? 9। उनकी सारणी में कितना था? 9। अभी मैं आपको बताऊंगी फिर। और तो 7 आवर्त और 9 वर्ग में डिवाइड किया है। यहाँ तक उन्होंने। अच्छा, मैनलिफ के आवर्त जब उन्होंने सारणी बनाई थी तब आपकी जो निष्क्रिय गैसें हैं उनकी खोज हो चुकी थी। निष्क्रिय गैसों की खोज हो चुकी थी क्या? नहीं हुई थी। जब मैनलिफ ने अपनी आवर्त सारणी बनाई थी तो वहां पर हीलियम जो होती है, हीलियम, नियोन, आर्गन, नोबल गैसेस की खोज नहीं हुई थी। ओके, इसके बाद आए थे आपके मोस्ले। मोस्ले क्यों आए? क्योंकि इनकी जो मैनलिफ की आवर्त सारणी थी उसमें कुछ कमियां थी। कमियां कैसे थी? या आवर्त सारणी, मैनलिफ की आवर्त सारणी की कमियां क्या थी? कि इन्होंने जो तत्वों को जमाया, सबसे पहले इन्होंने समान गुण वाले तत्वों को अलग रख दिया। हालांकि इतना नहीं पूछा जाता आपसे, ये मैं बता रही हूँ। समान गुण वाले तत्वों को अलग रख दिया, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल बताइए। समान गुण वाले तत्वों को अलग रख दिया मतलब जैसे जो धातु है, अगर जैसे आपका सिल्वर है और आपका गोल्ड है, इनको या फिर आपका कॉपर है, इनको अलग अलग रख दिया जबकि साथ में रखना था। और दूसरा आपका अधिक परमाणु भार वाले को कम परमाणु भार वाले की अपेक्षा पहले रख दिया, जबकि होना क्या चाहिए था? पहले कम परमाणु भार वाला और फिर अधिक परमाणु भार वाला। जबकि यहाँ पे क्या हुआ? उन्होंने कुछ तत्वों को परमाणु भार यानी अधिक परमाणु भार वाले को पहले रख दिया और कम परमाणु भार वाले को बाद में रख दिया, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है? एक अधातु है और उन्होंने क्या किया था? उसे 2 अलग अलग जगह स्थान दे दिया था। सिंपल, इतना नहीं आएगा आपको, सिर्फ ये बता रही थी इसकी कमियां क्या होती है। नेक्स्ट आए थे मोस्ले। ये क्या थे? इन्हें बोला जाता है आधुनिक आवर्त सारणी। किसने दिए? मोस्ले ने दिए। आधुनिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या आधुनिक आवर्त सारणी कब दिए उन्होंने? 1913 में मोस्ले आए और उन्होंने आवर्त सारणियों की जो कमियां थी उनको दूर किया। क्या कमियां थी? सबसे पहले उन्होंने तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में जमाया। बढ़ते हुए क्रम में यानी यहाँ पे परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर, ना कि एटॉमिक मास। ओके, इसके बाद इन्होंने कितना? वही 7 आवर्त में डिवाइड किया। आवर्त का मतलब होता है 7 पीरियड, 7 पीरियड्स में। और ग्रुप तो वैसे 9 थे लेकिन उनके सब ग्रुप करके 18 वर्ग, क्योंकि जो अभी की आवर्त सारणी है उसमें आपको 18 वर्ग मिलेंगे, ना कि 9 वर्ग, क्योंकि उनको सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। यानी 7 आवर्त और 18 ग्रुप हैं। ये क्या है? पीरियड और ये ग्रुप, ठीक है। यहाँ तक आपका मोस्ले आ गए। अब ठीक है, अब आते हैं हम आवर्त सारणी पर। हाँ, बता रही हूँ मैं। अब आते हैं हम पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल कैसे होती है देखिए।
ये आपने सबने देखी होगी, पीरियोडिक टेबल ऐसी होती है। देखा है कि नहीं? पीरियोडिक टेबल तो सबने देखी होगी। आवर्त सारणी, बातें क्यों हो रही, नहीं देखी? आवर्त सारणी ऐसी होती है। अब हमने इसको कैसे क्या तत्वों को जमाया है, देखिए। ये हमारे ग्रुप थे 18, यहाँ तक क्या थे 18 ग्रुप, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवन्थ, ये आपका 13 फर्स्ट सेकेंड 14 15 16 17 और 18। आपको 30 तक परमाणु क्रमांक और परमाणु भार आपको याद ही करने होंगे। मैं बता दूंगी एटॉमिक मास किस विधि के द्वारा आप किस शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हो। अब देखिए, ये थे आपका जो फर्स्ट 2 ग्रुप हैं। बातें नहीं हो रही, बातें क्यों हो रही पीछे? जो फर्स्ट 2 ग्रुप हैं उनको बोला हमने एस ब्लॉक में रखा, एस ब्लॉक में रखा। और जो यहाँ से 13 to 18 था वो क्या था? पी ब्लॉक। जो बीच का था वो डी ब्लॉक, और जो एफ था, जो लास्ट की 2 अलग से रखी वो क्या है? एफ ब्लॉक। ठीक है, एस पी डी और एफ। ठीक है, अब यहाँ पर जो एफ ब्लॉक है इसमें रखा है हमने लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। ये और इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? कहाँ से कहाँ तक? 58 ठीक है, अभी मैं इसको आगे बताती हूँ। अच्छा ये बताइए, एस पी और डी एफ में चारों में क्यों डिवाइड किया है? एस पी और डी एफ में हमने क्यों डिवाइड किया है? इनको एस में, इनको पी में, इसको डी में और इसको एफ में। क्यों? क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो एस में, एस तक भरे जाते हैं, यानी उसका आखिरी परमाणु कहाँ होता है? एस ग्रुप में होता है। यहाँ पी में होता है, यहाँ डी में और यहाँ एफ में। अब यहाँ पर हमारे क्या है? पूरे 118 तत्व हैं। अगर हम लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को अलग कर दें तो ये 57 से 71 तक प्रेजेंट है, यानी यहाँ से यहाँ तक 14 तत्व प्रेजेंट है। और 89 से 103 ये कितने हैं? 14 तत्व प्रेजेंट है। 90, लेकिन 89 का देखना आप, आपको आवर्त सारणी में 90 दिख रहा होगा यहाँ पे, लेकिन जब हमने यहाँ से उसको हटाया है तो वो 89 एक्टिनाइड है, तो हम उसको यहाँ पर ही काउंट करते हैं। आप देखना 18, जब आप अपनी बुक में देखते हैं, जैसे जो केमिस्ट्री से फील्ड से है वो यहाँ से 90 देखते हैं, लेकिन यहाँ पर 89 है, वो एक्टिनाइड है, जो कि हम यहाँ पर ही काउंट करते हैं। 89 to 103। ओके, अब जैसे अगर हम 7 आवर्त होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 आवर्त है। ठीक है, तो पहले के जो आवर्त है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? पहले अगर हम देखें तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? पहले आवर्त में कितने एलिमेंट्स हैं? 7 कहाँ से होंगे? 2 है। पहले आवर्त में कितने तत्व हैं? 2। फिर इन दोनों में कितने होंगे? 2 और 3 में 8। देखिए, जो पहला आवर्त है उसमें 2 एलिमेंट हैं। आवर्त की बात कर रही हूँ, पीरियड हॉरिजॉन्टल जो है। और दूसरा और तीसरे में कितना होगा? 8। फोर्थ फिफ्थ में कितने होंगे? 18। और 6 और 7 में कितना होगा? 32। यदि आपसे पूछा जाता है सबसे छोटा आवर्त कौन सा है, तो सबसे छोटा आवर्त आपका पहला है। सबसे छोटा आवर्त कौन सा है? पहला है। और सबसे बड़ा आवर्त कौन सा होगा? 6। 7 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ एलिमेंट्स की खोज नहीं हुई है। तो सबसे बड़ा आवर्त होगा 6 और सबसे छोटा होगा 8। ठीक है, इसको ध्यान रखना, 1 और 6। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स रखे गए हैं? देखिए, जो पहला ग्रुप होता है उसे हम बोलते हैं क्षारीय धातु, एल्काइन मेटल, और इसे बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु यानी एल्केलाइन अर्थ मेटल। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर हमने सारी धातुएं रखी हैं। इस वाले ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या है? मेटल्स होती हैं, सिवाय एक के, हाइड्रोजन। ठीक है, एक्सेप्शन है हाइड्रोजन।
अच्छा मेटल्स क्या होती हैं? अब यहाँ तो मैंने बता दिया आपको, मेटल्स होती हैं क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु। क्या होती है मेटल्स? मेटल्स क्या होती है? तत्वों का एक प्रकार होती है। तत्वों को क्या होती है? एक प्रकार होती है धातु जिसमें अलग अलग प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये क्या करती है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। सबसे पहले धातु का सबसे इम्पोर्टेंट गुण होता है ये इलेक्ट्रॉन को अपने से मूव कर हटा देती है, यानी त्याग कर देती है, और इनमें आघात वर्ती नहीं होता, यानी ये क्या होती है? चपटी हो जाती है, इनके तार खिंच जाते हैं, ये चमकती हैं, पीटने पे आवाज करती है। ये सारी प्रॉपर्टी जब मैं आपको मेटल्स पढ़ाऊंगी तब पढ़ा दूंगी। ओके, तो ये क्या होती है आपकी क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो क्षारीय धातु होती है इनकी वैलेंसी यानी जो इलेक्ट्रॉन को ये त्याग रही है या लेना, वो क्या कहलाता है? वैलेंसी कहलाता है। यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन को त्यागती है, तो इनकी वैलेंसी कितनी है? -1, ठीक है, और इनकी वैलेंसी होगी आपकी -2। सॉरी +1, क्योंकि ये त्याग रही है ना कि एक्सेप्ट कर रही है। तो ये त्याग जब त्यागती है तो क्या होता है? प्लस का होता है, और जब ग्रहण करते हैं तो क्या होता है? माइनस का साइन होता है। क्योंकि जब हम माइनस यानी किसी से लेते हैं या हम किसी से हमने लोन या ऋण लिया तो हम क्या हो जाते हैं? ऋणी हो जाते हैं, मतलब नेगेटिव हो जाते हैं, ऋणी हो जाते हैं। और जब हम देते हैं तो दाता हो जाते हैं, यानी प्लस का हमारे पास सिंबल या निशान आ जाता है। तो ये +1 इनकी ऑक्सीकरण संख्या, ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागती है, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागती है। और क्या डिफरेंस होगा? ये हाईली रिएक्टिव होती है, यानी ये बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होती है, ये उसकी कंपेयर में कम होती है। ये जल में घुलनशील होती है, और जल में घुल के क्या बनाती है? ये धातुओं के हाइड्रोक्साइड बनाती है। ये जल में इतना घुलनशील नहीं होती है। ये दोनों में अंतर है, ठीक है। ये होती है क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु। तो यहाँ पर जितनी भी धातु रखी गई है वो क्या है? आपकी धातुएं हैं। और यहाँ जो पी ब्लॉक है इसमें आपकी धातु भी होंगी, अधातु भी होंगी और उपधातु भी होंगी, यानी धातु, अधातु और उपधातु पी ब्लॉक में है। और बाकी जो डी ब्लॉक है इसमें भी क्या होंगी? धातुएं होंगी, जो कि बहुत कम मात्रा में पाई जा रही है। इसमें भी बहुत ही रेयर मात्रा में पाई जाने वाली धातु होती है। और ये क्या होती है? ये भी धातु है जो कि दुर्लभ क्षारीय धातु कहलाती है। तो धातु कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ पर एस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में। और जबकि पी ब्लॉक में क्या है? धातु, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। मेटल्स, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। ओके, यहाँ तो किसी को कोई डाउट? ठीक है, बातें नहीं, ठीक है। ये हमारा क्या है? आवर्त सारणी। देखिए, ये हम पूरा जो तत्वों का वर्गीकरण है, इसमें जो जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, व्यापम जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है उस बेस पे आपको इतना डिटेल पढ़ा रहे हैं ताकि आपको परमाणु क्रमांक एटलीस्ट आपको 1 to 30 एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद हो जाए। एटॉमिक नंबर आपको करना होगा, एटॉमिक मास किस तरह से निकालेंगे, क्योंकि आपको जैसे पता है कार्बन का आप दुगना कर देते हो, 12 हो गया। एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास आपने 12 कर दिया। लेकिन हर एलिमेंट का नंबर दुगना नहीं होता, उसको कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बता दूंगी एक ट्रिक के थ्रू। ओके, और आप, ठीक है, ये हमारा होता है फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, और यहाँ से 13 से स्टार्ट हो जाते हैं। ये हमारे क्षारीय धातु हैं, धातु अधातु या उपधातु हैं। यहाँ पे हमारे धातु हैं, यहाँ पे भी एफ ब्लॉक में भी क्या है? हमारी धातु हैं। ओके, अब इसमें कैसे आएंगे? कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? हाइड्रोजन,
ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है, इनको कैसे याद करेंगे? देखिए हम इनको एक ट्रिक के बेस पे याद करेंगे यदि आपको ये याद नहीं है। हेलिना, हेलिना एक लड़की का नाम है। हेलिना की रब से फरियाद या रब से फ्रेंडशिप भी हो सकता है। हेलिना की रब से फरियाद, ऐसे आप याद कर लीजिए ताकि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आप बताइए सोडियम, रुबिडियम, लिथियम और फ्रांसियम, इनको आप परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में जमाओ, तो आपको ये भी याद करना पड़ेगा कि आपको पहले कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा। क्योंकि अभी जो वनरक्षक के पेपर हुए हैं उसमें तक ये पूछा है, जबकि आपकी क्या है एसआई का है, तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए। और यदि जिन बच्चों का रह गया है, आपका नया बैच चालू हो रहा है 14 तारीख से पीएससी और एसआई के लिए, तो वहाँ पे अगर आपका कुछ छूट गया है, जो पुरानी क्लास छूट गई है, आप वहाँ पे अटेंड कर लीजिए, क्योंकि वो सिर्फ एसआई का स्पेशली बैच है। और जो यूट्यूब देख रहे हैं उनके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, यदि वो भोपाल में ही और कोचिंग करना चाहते हैं, तो आप एसआई का 14 अगस्त से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। वो ओनली सिर्फ स्पेशली एसआई का रहेगा, और पीएससी वाले के लिए पीएससी का अलग रहेगा, वो भी 14 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब सेकेंड ग्रुप, ये तो हमारा फर्स्ट ग्रुप हो गया हेलिना की रब से फरियाद। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ये ट्रिक है ताकि आपको ये समझ में आ जाए। सेकेंड देखिए, अब सेकेंड को कैसे करेंगे, बातें क्यों हो रही हैं? अब ये कैसे बातें नहीं, पीछे मैं आपको क्लास के बाद क्वेश्चन भी करूंगी। अगर आपको ज्यादा पढ़ लिया है या कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट बन रहे हो, तो मैं आपको फिर से अभी क्वेश्चन पूछूंगी क्लास के बाद। ठीक है, कि किस टाइप के आपको सारे ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर कैसे जमाना है और एटॉमिक मास के आधार पर कैसे जमाना है। ठीक है, फिर आप बोलना। अभी आप सिर्फ चुपचाप देख लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आता आप पूछ लीजिए, पर बातें मत दीजिए। तो ये हमारा फर्स्ट ग्रुप था, कैसे याद करना है, हेलिना का रब से फरियाद। सेकंड कैसे करेंगे, ये होता है हमारा वी, यानी केमिकल नेम क्या है इसका, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सेलेनियम, बेरियम और रेडियम। यानी बेटा मांगे कन्या, बेटा मांगे कन्या, स्टार आएगा, सॉरी, बेटा मांगे कन्या सुंदर और बाप राजी। यानी बेटा बी मांगे एमजी, कन्या का सीए यानी कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम और रेडियम। तो ये क्या है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ये आपके दो ग्रुप कंप्लीट हो गए, कैसे आपको याद करना है। ठीक है, अब आता है 13, ये दिख रहा है ना पे 13। अब 13 को कैसे याद करना है, ओके देखिए, बिल्कुल बातें नहीं, पीछे डिस्टर्ब मत करिए। ये पहला हो गया। अब सेकंड ग्रुप को कैसे याद करना है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। मतलब बेटे को क्या चाहिए, कन्या सुंदर चाहिए और बाप भी इसके लिए राजी हो गया। ऐसे आपको याद करना है ट्रिकी वेज। ठीक है, हालांकि आपको हंसी आएगी, लेकिन आपको यही तरीका है याद करने का। बेटा मांगे कन्या सुंदर और बाप राजी। ठीक है, अब बीच के आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, आपको बस 1 से 30 तक करना है। मैं आपको 1 से 30 से करा दूंगी, 1 से 30 तक, पर आपको ये जो आपको इम्पोर्टेंट है सिर्फ उतना ही करना है। आपको 122 एलिमेंट नहीं याद करना है, जो आपके एग्जाम में जहां तक पूछे जाते हैं सिर्फ उतना ही याद करना है। पीछे कितनी बार बताऊं, बातें मत करो। ओके, 13 ग्रुप में क्या आएगा आपका, अब ये इसको कैसे याद करें, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। बाल देखिए, बाल एक किसी के बाल गायब हो गए होंगे, तो उसे कैसे, और किसी ने साधु ने बोला कि आप ये इंडियन ऑयल लगाइए। ठीक है, मतलब उसके बाल झड़ रहे थे, तो क्या बोला कि आप इंडियन ऑयल लगाइए, ये वाला आपको तेल लगाना है। तो उसने वो लगाया, तो उसके सारे बाल ही क्या हो गए, गायब हो गए।
तो बाल गायब इंडियन तेल से, बाल गायब इंडियन तेल से, यानी बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ कैसे आपको याद करना है, बाल गायब इंडियन तेल से। नेक्स्ट आता है आपका 14 ग्रुप। 14 ग्रुप में क्या लिखेंगे आप? अब इसको कैसे याद करें? एक संत प्रभु रहते हैं, कहाँ जाते हैं? तीर्थ यात्राओं पे जाते हैं, यानी वो कहाँ गए? काशी गए। तो काशी गए संत प्रभु, यानी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। टिन का सिंबल आपको याद होना चाहिए, टिन का ना कि TN नहीं होता, SN होता है। और ये होता है आपका लेड, लेड यानी PP, और लेड को क्या बोला जाता है? शीशा भी बोला जाता है। यदि आपसे पूछे शीशा का सिंबल क्या है, तो शीशा लेड ही होता है। ठीक है, तो काशी गए संत प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। फिर आता है आपका 15 ग्रुप। 15 ग्रुप में क्या आएगा? अब इसको कैसे याद करें? N, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। तो आपको देखिए फिल्म स्टार के ऊपर करना है। नाना पाटेकर, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब क्या है? बिगड़े या बिंदास। देखिए वो लोग क्या है, हाई सोसाइटी में स्मोकिंग भी करते हैं, ड्रिंकिंग भी करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे बिगड़े रख दिया। या फिर आप लिख सकते हो बिंदास, क्योंकि उन्हें टेंशन तो रहती नहीं, बिंदास रहते। तो नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब क्या है? बिंदास या बिगड़े। तो ये आपका 15 ग्रुप हो गया। नेक्स्ट आता है आपका 16। ठीक है, अब 16 ग्रुप को कैसे याद करना है बताइए? देखिए इसमें आएगा आपको ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिकॉन, SE, और CO। अब जैसे अगर हम चीटिंग, TE है, तो अगर हम इसको, इस ग्रुप को याद करेंगे तो कैसे करेंगे? O, सावधानी से टीपो। यानी अगर हम चीटिंग करते हैं तो क्या करते हैं? सावधानी से टीपना होता है। तो O, सावधानी से टीपो, O, सावधानी से टीपो। ठीक है, O सावधानी से टीपो। तो यहाँ पे क्या जाएगा? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। पोलोनियम क्या है? ये भी सारे एलिमेंट्स हैं, और पोलोनियम के समस्थानिक सर्वाधिक होते हैं। समस्थानिक में बताऊंगी क्या होता है। नेक्स्ट आता है आपका 17। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 17 ग्रुप। बातें क्यों हो रही है? 17 ग्रुप यानी हमने कितना बोला था? टोटल 18 ग्रुप होती है, तो हमको यहाँ 18 ग्रुप तक करना है। 17 ग्रुप में क्या आएगा आपका? अब इसको कहते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। कैसे याद करें इसको? जैसे अगर आपके सामने कोई लड़की रहती है, उसका नाम है आरती, तो वो क्या रोज चाहती है? तो फिर कल बाहर आई आरती, फिर कल बाहर आई आरती। यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। और ध्यान रखिए जो 17 ग्रुप है ये आपको कहलाता है हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप। तो ये पूछा जा सकता है कि हैलोजन ग्रुप कौन सा है? तो हैलोजन ग्रुप क्या है? 17 ग्रुप है। ठीक है, तो क्या होगा? फिर कल बाहर आई आरती। नेक्स्ट है आपका 18 ग्रुप। अच्छा, अब जो 18 ग्रुप है यानी 18वां समूह है, इसको क्या बोला जाता है?
देखिए इसके और नाम हो सकते हैं आपका शून्य समूह। सबसे पहले आपका आएगा शून्य समूह, इनर्ट गैस या निष्क्रिय गैस समूह, निष्क्रिय गैस समूह या एक परमाणविक गैस समूह। इसे क्या 0 ग्रुप, 18 ग्रुप या निष्क्रिय गैस समूह भी बोला जाता है। 18 ग्रुप। अब इसमें क्या क्या आते हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। इसको कैसे याद करेंगे? हिना, नेहा और करीना जीते रहे। हम क्या चाहते हैं कि अच्छे अच्छे एक्ट्रेस क्या हैं? जीते रहे। तो हिना, नेहा और करीना जीती रहे। और क्रिप्टॉन का CR नहीं होगा, क्रिप्टॉन का KR ही होगा। अधिकतर बच्चे CR कर देते हैं, जबकि क्या होता है? KR होता है। तो ये आपका सारा एलिमेंट्स का ये क्या था? ग्रुप था। ये हमने क्या करे? ग्रुप में बीच का ग्रुप आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए नहीं कराएंगे। लेकिन जो यहाँ से यहाँ तक है 21 से 30 तक, ये आपको याद करना होगा। मैं बताऊंगी इसके लिए भी एक ट्रिक। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा ये बताइए, इसको निष्क्रिय ग्रुप क्यों बोला है, 0 ग्रुप क्यों बोला है? क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे पहली बात तो गैस फॉर्म में प्रेजेंट है। दूसरी बात, ये जो गैस है, ये जो एलिमेंट है, ये किसी से क्रिया नहीं करते मतलब ये क्या है? निष्क्रिय है, इनएक्टिव है और अक्रिय है। अब ये क्रिया क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इनको क्रिया करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इनका जो बाह्यतम कक्ष होता है वो क्या होता है? फुलफिल होता है। यानी इसमें उनके जो जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो फुलफिल होते हैं। यानी ये क्या होती है? स्टेबल होती है, स्थायित्व होती है। बाकी एलिमेंट्स क्या करते हैं? स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? या तो इलेक्ट्रॉन देते हैं या इलेक्ट्रॉन लेते हैं या फिर शेयरिंग कर लेते हैं। इनको ना तो शेयरिंग करना है, ना देना है, ना लेना है, इसलिए इनको बोला जाता है इनर्ट गैस समूह। ओके, अब बात आ रही है हमारी इसकी, ठीक है। यहाँ कैल्शियम के बाद कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20। अब हमको मैंने बोला है आपको 30 तक याद करना है, तो 21 से 30 जो है आपका हॉरिजॉन्टल